नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर आईना सच का। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से पिछले कुछ दिनों से एक खबर सुर्खियों में है, जिसने काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह खबर है 3 लड़कियों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की। इस मामले में परिजनों ने कुछ मुस्लिम लड़कों पर अपहरण का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद मामले ने एक संवेदनशील मोड़ ले लिया। लेकिन पुलिस की तहकीकात में जो सच्चाई सामने आई है, वह शायद आपकी सोच से परे हो सकती है। फिर हम आपको बताएंगे एक ऐसी घटना जिसने पूरे शिवपुरी को चौंका दिया है। एक मगरमच्छ आया कॉलोनी में और एक इंसान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। इस पूरी घटना का आगे विस्तार से दिखाएंगे हम आपको। फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जो आने वाले समय में राज्य को एक नया मेट्रो सिटी हब दे सकता है। उत्तर प्रदेश और नोएडा के बाद अब कानपुर को यूपी के अगले अर्बन इंजन के तौर पर विकसित करने की तैयारी चल रही है और इस पहल को नाम दिया गया है ग्रेटर कानपुर। फिर हम एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जिसने दिल्ली हाई कोर्ट को भी हैरान कर दिया। सोचिए, एक स्कूल जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन वहां क्लासरूम ही ना हो। जी हाँ, दिल्ली के खिड़की गांव में नगर निगम द्वारा संचालित एक प्राइमरी स्कूल इसी अनोखी स्थिति से गुजर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 50 से 55 किलोमीटर दूर स्थित हापुड़ शहर का एक गांव, जहां पिछले 10 दिनों के भीतर 3 लड़कियां कथित तौर पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। परिजनों ने इस मामले में न सिर्फ अपहरण का डर जताया, बल्कि यह भी आरोप लगाया कि उनकी लड़कियों को मुस्लिम लड़कों ने अगवा किया है और इसके पीछे एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। गायब हुई लड़कियों में से एक नाबालिग भी है। इन आरोपों के बाद स्वाभाविक रूप से सनसनी फैल गई। पीड़ित परिवारों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन से जल्द अपनी बेटियों को बरामद करने की गुहार लगाई। लेकिन क्या यह मामला उतना सीधा है जितना दिख रहा है, या इसके पीछे कोई और ही कहानी है? पुलिस के जांच में सामने आई सच्चाई पर चलिए नजर डालते हैं। हापुड़ के सीओ सिटी जितेंद्र कुमार शर्मा से बातचीत के दौरान सीओ सिटी ने 3 लड़कियों के अपहरण की जानकारी मिलने की पुष्टि की, लेकिन साथ ही हर मामले की अलग अलग स्थिति भी स्पष्ट की। सीओ सिटी ने बताया कि पुलिस को एक लड़की के अपहरण की सूचना मिली थी। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने तुरंत टीमें बनाई और त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसे भी हिरासत में ले लिया गया। यह दर्शाता है कि पुलिस ने इस मामले में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की, जो लापता होने की खबरों में शामिल था। सीओ सिटी ने एक अलग ही तस्वीर पेश की। उन्होंने बताया कि इस लड़की ने अपने परिवार वालों को बिना बताए घर छोड़ दिया था और कहीं चली गई थी। यह कोई अपहरण का मामला नहीं है। अच्छी बात यह है कि 16 जुलाई को परिवारजनों के पास लड़की का फोन आया और उसने बताया कि वह दिल्ली के आनंद विहार में है। इसके बाद पुलिस की मदद से लड़की को सकुशल वापस लाकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में लड़की ने खुद बताया कि वह परिवार वालों की किसी बात से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। यह एक ऐसा पहलू है जो अक्सर ऐसी लापता होने की खबरों में सामने आता है, जहां पारिवारिक विवाद या किशोरों की अपनी व्यक्तिगत नाराजगी उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। पुलिस की टीम बनाई गई है और लड़की की तलाश जारी है। पुलिस को जो भी सुराग मिले हैं, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि पीड़ित लड़की को जल्द से जल्द सकुशल बरामद कर लिया जाए, लेकिन यह मामला अभी अनसुलझा है और पुलिस इसे सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू था पीड़ित परिवारों द्वारा मुस्लिम लड़कों के ऊपर एक रैकेट में शामिल होने का आरोप। कई खबरों में इसे एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की गई, लेकिन सीओ सिटी से जब इस मुस्लिम एंगल के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने इस तथ्य से साफ इनकार कर दिया।
सीओ सिटी जितेंद्र कुमार शर्मा ने स्पष्ट बताया कि अभी तक की पुलिस तफ्तीश में ऐसा कोई सुराग या सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर कहा जाए कि इस मामले में मुस्लिम लड़कों का कोई रैकेट काम कर रहा है। उनका कहना है कि इस तरह के आरोप बिना किसी ठोस सबूत के लगाए जा रहे हैं। यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन अफवाहों और निराधार आरोपों पर विराम लगाता है जो अक्सर ऐसे मामलों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। पुलिस अपनी जांच सिर्फ सबूतों और तथ्यों के आधार पर ही कर रही है, न कि किसी पूर्वाग्रह के आधार पर। फिलहाल तीसरी लड़की के मामले में जांच जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही वह भी मिल जाएगी। यह पूरा मामला हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सबसे पहले यह बताता है कि हर लापता होने की खबर अपहरण नहीं होती और हर अपहरण के पीछे कोई बड़ा रैकेट या फिर सांप्रदायिक साजिश नहीं होती। कई बार पारिवारिक परिस्थितियां, व्यक्तिगत नाराजगी या अन्य साधारण कारण भी ऐसे मामलों को जन्म देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सबक यह है कि जब भी ऐसी संवेदनशील खबरें सामने आए तो हमें तथ्यों की पुष्टि किए बिना किसी भी अफवाह पर यकीन नहीं करना चाहिए। पुलिस और प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए जो अपनी जांच के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मीडिया की भी यही जिम्मेदारी है कि वह तथ्यों को सही ढंग से पेश करें और किसी भी तरह की सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचें जो समाज में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है। हापुड़ का यह मामला एक बार फिर दर्शाता है कि सोशल मीडिया के दौर में जहां खबरें तेजी से फैलती हैं, वहां सच्चाई और अफवाह के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है और सच को सामने लाने का प्रयास किया गया है, जो कि सराहनीय है। शिवपुरी शहर की करौंदी कॉलोनी में रात के समय एक मगरमच्छ निकला, जिसे देखकर लोग घबराए जरूर, लेकिन फिर जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। लोगों ने खुद इस मगरमच्छ को काबू में किया, उसका मुंह रस्सी से बांधा और फिर उसे गोद में उठाकर फोटो और वीडियो बनाने लगे। वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही लोगों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया था। यह घटना रोमांचक लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपे खतरे को समझना बेहद जरूरी है। क्या इंसानों का मगरमच्छ के इतने करीब जाना सुरक्षित था? क्या लोगों ने अपनी जान को दांव पर नहीं लगाया? और ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? आइए इस पूरे मामले पर विस्तार से समझते हैं। घटना शिवपुरी शहर की करौंदी कॉलोनी के वार्ड नंबर 36 की है। रात करीब 9 बजे मगरमच्छ के निकलने से इलाके में अचानक खलबली मच गई। लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि डरने और मगरमच्छ से दूर जाने के बजाय कुछ लोग उसे काबू करने में जुट गए। वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि लोगों ने मगरमच्छ को पकड़ा, उसका मुंह रस्सी से मजबूती से बांधा और फिर उसे गोद में उठा लिया। एक आदमी तो मगरमच्छ को अपनी गोद में लिए हुए था, जबकि दूसरे लोग उसका वीडियो बना रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे। यह नजारा वाकई चौंकाने वाला था। लोगों ने मगरमच्छ के निकलने की सूचना वन विभाग की टीम को दी थी, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही लोगों ने खुद ही मगरमच्छ को काबू में कर लिया। बाद में वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल शिवपुरी शहर में यह पहली बार नहीं है जब मगरमच्छ आबादी वाले इलाकों में निकले हों। बारिश के मौसम में शिवपुरी के विभिन्न स्थानों पर मगरमच्छों के निकलने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। हाल ही में शिवानगर, छत्री कॉलोनी रोड और जाधव सागर के पास भी मगरमच्छ देखे गए थे। इसकी मुख्य वजह है शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में स्थित सांख्य सागर झील। इस झील में बड़ी संख्या में मगरमच्छ हैं। यह सांख्य सागर झील शिवपुरी शहर के कई नालों से सटी हुई है। बारिश के मौसम में जब झील का स्तर बढ़ता है और नाले उफान पर होते हैं, तो इन्हीं नालों के माध्यम से मगरमच्छ शहर के विभिन्न स्थानों तक पहुंच जाते हैं। मगरमच्छ एक जंगली और बेहद खतरनाक शिकारी जीव है। भले ही उसका मुंह बांध दिया गया हो, फिर भी उसके शरीर में इतनी ताकत होती है कि वह गंभीर चोट पहुंचा सकता है। उसकी पूंछ का एक वार भी जानलेवा हो सकता है।
ऐसे में किसी मगरमच्छ को इस तरह से गोद में उठाना या उसके करीब जाना जान को दांव पर लगाने जैसा है। जब आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए जहां कोई जंगली जानवर, खासकर मगरमच्छ, आबादी वाले इलाके में निकल आए, तो सबसे पहले अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मगरमच्छ को देखते ही सबसे पहले उसे सुरक्षित दूरी बना लें, उसे अकेला छोड़ दें और उसे उकसाने या परेशान करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। याद रखें, वे जंगली जानवर हैं और खतरा महसूस होने पर हमला कर सकते हैं। तुरंत वन विभाग, वन्यजीव बचाव दल या स्थानीय पुलिस को सूचित करें। उन्हें विस्तृत जानकारी दें कि मगरमच्छ कहां देखा गया है और उसकी अनुमानित लंबाई कितनी है। मगरमच्छ को देखने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश में भीड़ इकट्ठा ना करें। भीड़ जानवर को और ज्यादा घबरा सकती है, जिससे उसके हमला करने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों और पालतू जानवरों को मगरमच्छ के पास जाने से रोकें। वे खुद अनजान में उसके करीब जाकर खुद को खतरे में डाल सकते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। रोमांच या सोशल मीडिया पर वाहवाही पाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। मगरमच्छ के बहुत पास जाकर वीडियो या फोटो लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। मगरमच्छ को खाने का लालच ना दें या उसे भोजन फेंकने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से वह इंसानों के प्रति सहज हो सकता है, जो भविष्य में और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मगरमच्छ पर पत्थर फेंकना, उस पर चिल्लाना या उसे डराने की कोई भी कोशिश ना करें। ऐसा करने से वह आक्रामक हो सकता है और हमला कर सकता है। शिवपुरी की यह घटना भले ही एक दिलचस्प वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन यह एक गंभीर खतरे की घंटी है। जंगली जानवरों के साथ किसी भी तरह का सीधा टकराव हमारी जान जोखिम में डाल सकता है। ऐसे मामलों में प्रशासन और वन विभाग की जिम्मेदारी है कि वे लोगों को जागरूक करें और आपातकालीन स्थितियों के लिए अपनी प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करें। साथ ही हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जान को बेवजह जोखिम में न डालें और जंगली जानवरों के साथ समझदारी से पेश आएं। दशकों से कानपुर को उत्तर प्रदेश का औद्योगिक केंद्र माना जाता रहा है, लेकिन अब बढ़ते शहरीकरण और आधुनिक सुविधाओं की मांग के साथ एक सुनियोजित विस्तार की आवश्यकता महसूस हो रही है। ग्रेटर कानपुर की परिकल्पना कानपुर के आउटर रिंग रोड के किनारे की गई है, ताकि शहर के मौजूदा दबाव को कम किया जा सके और एक बेहतर जीवन शैली के लिए अवसर पैदा किए जा सके। इसका लक्ष्य केवल आवासीय विस्तार नहीं है, बल्कि एक ऐसा एकीकृत शहरी क्षेत्र विकसित करना है जहां लोग काम कर सकें, रह सकें और उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकें। इस योजना को अब तेजी मिली है गूगल मैपिंग के साथ। कानपुर विकास प्राधिकरण यानी KDA ने करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में गूगल मैपिंग शुरू कर दी है। यह मैपिंग एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। यह तय करेगा कि किस क्षेत्र में आवासीय परिसर बनाए जाएंगे, कहां वाणिज्यिक गतिविधियां होंगी और कहां सार्वजनिक सुविधाएं जैसे स्कूल, अस्पताल और पार्क विकसित किए जा सकते हैं। KDA के अधिकारियों के अनुसार यह मैपिंग अभी चल रही है और इसके बाद ही योजना का अंतिम क्षेत्रफल और विस्तृत नक्शा तैयार किया जाएगा। यह दर्शाता है कि सरकार इस परियोजना को लेकर कितनी गंभीर है और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है ताकि विकास त्रुटिहीन हो सके। बुनियादी ढांचे की अगर बात करें तो ग्रेटर कानपुर में चौड़ी सड़कें, एक सुव्यवस्थित शहरी परिवहन नेटवर्क, आधुनिक स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल और पर्याप्त सार्वजनिक स्थान भी होंगे। यह सब मिलकर एक ऐसा शहरी वातावरण बनाएंगे जो रहने और काम करने के लिए आदर्श होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को असली जामा पहनाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति भी मजबूत दिख रही है। पिछले महीने सरसैया घाट पर सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी।
जहां ग्रेटर कानपुर योजना को लेकर सर्वसम्मति से सहमति बनी। इस बैठक के बाद राज्य सरकार से भी अनुमति मिल गई है, जिससे इस परियोजना को औपचारिक रूप से गति मिल रही है। केडीए अब इस कार्य योजना का एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया जाएगा ताकि अंतिम मंजूरी मिल सके। एक बार मुख्यमंत्री की मुहर लगने के बाद इस परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। जिन गांवों की जमीन को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है, उनमें सेन, पश्चिम पारा, फतेहुरी, गोपालपुर, कैथा, डांडे का पुरवा, दुर्जनपुर और इटारा जैसे नाम शामिल हैं। इन क्षेत्रों को सुनियोजित तरीके से विकसित करके एक आधुनिक शहरी परिदृश्य तैयार किया जाएगा। नियोजित शहर, आर्थिक जोन और इंडस्ट्रियल पार्क के समन्वय से यह ग्रेटर कानपुर परियोजना उत्तर प्रदेश को आने वाले वर्षों में एक नई पहचान दे सकती है। यह केवल एक शहरी विस्तार नहीं है, बल्कि नए रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा, आर्थिक विकास को गति देगा और यूपी को एक नया मेट्रो हब प्रदान करेगा, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक बनेगा। इस परियोजना की सफलता पर उत्तर प्रदेश के शहरी विकास का भविष्य काफी हद तक निर्भर करेगा। देखना होगा कि यह महत्वाकांक्षी योजना किस तरह से हकीकत का रूप लेती है और कानपुर को एक नए युग में ले जाती है। हाईकोर्ट इस बात पर हैरत में है कि सिर्फ 4 दीवारी, शौचालय और पीने के पानी की सुविधाओं के साथ कोई स्कूल कैसे चल सकता है। यह मामला न सिर्फ शिक्षा के अधिकार पर सवाल उठाता है, बल्कि सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी को भी उजागर करता है। क्या है पूरा मामला और कैसे फंसा यह स्कूल इस अजीबोगरीब स्थिति में? दरअसल यह पूरा मामला दिल्ली के खिड़की गांव में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे एक प्राइमरी स्कूल से जुड़ा है। इस स्कूल की एक दीवार सूफी संत यूसुफ कत्ताल के मकबरे से सटी हुई है। यह स्कूल सन 1949 में बनाया गया था, जिसका मकसद खिड़की गांव और आसपास के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना था। याचिकाकर्ता खिड़की गांव निवासी कल्याण संघ के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि पिछले 60 सालों में खिड़की गांव और आसपास के इलाकों की जनसंख्या काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से स्कूल के पुनर्निर्माण की सख्त जरूरत हुई। जाहिर है इतने पुराने स्कूल की इमारत को भी मरम्मत और विस्तार की जरूरत थी, लेकिन यहीं पर समस्या शुरू हुई। जब एमसीडी ने स्कूल के पुनर्निर्माण का काम शुरू करने की कोशिश की, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने इस पर रोक लगा दी। एएसआई का तर्क था कि यह स्कूल सूफी संत यूसुफ कत्ताल के मकबरे से सटा हुआ है, जो एक संरक्षित स्मारक है। एएसआई के नियमों के अनुसार किसी भी संरक्षित स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं होती है, और स्कूल का यह पुनर्निर्माण इसी निषिद्ध क्षेत्र में आता है। एएसआई ने साफ कर दिया है कि स्कूल के पुनर्निर्माण के लिए उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लेना जरूरी होगा। कोर्ट को बताया गया कि संबंधित अधिकारियों ने मई 2025 में एक पत्र के माध्यम से स्कूल की 4 दीवारी, शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाओं की मरम्मत और रेनोवेशन को इजाजत दे दी थी, लेकिन क्लासरूम की मरम्मत या नए क्लासरूम बनाने की इजाजत नहीं दी गई। इसी बात पर हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि यदि स्कूल चलाना है तो उसे उन सुविधाओं के अलावा क्लासरूम की भी जरूरत होगी। और कोर्ट ने हैरानी जताई कि केवल 4 दीवारी, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा के साथ कोई स्कूल कैसे चलाया जा सकता है। संभव है कि स्कूल के डिजाइन में बदलाव किया जाए या फिर मकबरे से उचित दूरी बनाते हुए नए क्लासरूम का निर्माण। यह सिर्फ खिड़की गांव के इस स्कूल का मामला नहीं है, बल्कि यह देश के कई हिस्सों में सरकारी परियोजनाओं और ऐतिहासिक स्थलों के बीच होने वाले ऐसे ही गतिरोधों का एक उदाहरण है। और अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की यह टिप्पणी बिल्कुल सही है कि क्लासरूम के बिना स्कूल नहीं चल सकता। शिक्षा बच्चों का बुनियादी अधिकार है और किसी भी प्रशासनिक या कानूनी अड़चन की वजह से बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है
कि एएसआई और एमसीडी जल्द से जल्द एक व्यवहारिक समाधान निकालेंगे ताकि खिड़की गांव के बच्चे फिर से सम्मानजनक और उचित माहौल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। यह मामला याद दिलाता है कि कागजी कार्रवाई और नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन सबसे ऊपर जनहित और बच्चों का भविष्य होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, जीवन में सफलता उन्हें ही मिलती है जिनकी मेहनत और लगन सच्ची होती है। पंख से कुछ नहीं होता, असली उड़ान हौसलों से मिलती है।